मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 का भाग 3। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नज़र। इसका मतलब यह है कि खिलजी और तुगलक वंश का प्रशासन किस प्रकार चलता था और उनके बीच में कैसे उनको मिला के एकजुट रखा जाने का प्रयास हुआ, इसके बारे में ही हम इसमें जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि खिलजी का जो नियम था और प्रशासन यानी चलाने का जो तौर तरीका था वो किस प्रकार से तुगलक से अलग था। इन सभी बातों को हम इस आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत जाहिर सी बात है एक विशाल साम्राज्य था, तो उसको इकट्ठा एकजुट मिला के रखने के लिए क्या किसकी जरूरत थी? तो एक विश्वसनीय सूबेदार की और प्रशासकों की, विश्वसनीय सूबेदारों की और प्रशासकों की, क्योंकि अलग अलग एरिया के अलग अलग प्रशासक होने चाहिए, अलग अलग सूबेदार होना चाहिए। तो जो कि विश्वसनीय हो, किसके विश्वसनीय हो? सुल्तान के। तो दिल्ली के जो शुरुआती सुल्तान थे, खास करके इल्तुतमिश, ये क्या करते थे, इनको सामंतों और जमींदारों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसलिए ये क्या करते थे, अपने खास गुलाम जिसको सूबेदार का पद ये देते थे, और इन्हीं गुलामों के लिए फारसी में एक शब्द प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द है? तो बंदगां। बंदगां शब्द प्रयोग किया जाता था, यानी कि ये इनके अपने बंदगां होते थे। बंदगां का मतलब होता है जो बंदगी करे, यानी गुलामी करे, वफादार हो। किसके प्रति? अपने मालिक के प्रति वफादार हो। ऐसे गुलाम, ऐसे नौकर जो अपने मालिक के प्रति वफादार हो, उसके लिए फारसी भाषा में बंदगां शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किन्हें? इन्हीं बंदगांों को। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। एक जगह यह भी वर्णन मिलता है कि सुल्तान को सलाह दी जाती है, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा या आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। अब आखिर ऐसा क्यों किया जाता होगा? देखिए, क्योंकि आपका बेटा तो आपसे कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपका जो गुलाम है उसी के सहारे आप किसी भी काम को कर सकते हो, और वो आपसे धन ले रहा है, आप इसलिए जो है ना वो आपका काम वफादारी से कर सकता है, उस पे उन पे ज़्यादा विश्वास होता है। अगर आपने उसकी परवाह की तो वो आपका परवाह जरूर करेगा। तो खिलजी और तुगलक शासक बंदगां का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित यानी कि उनके ऊपर निर्भर जो होते थे, उनके ऊपर जो डिपेंडेंट होते थे, निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। यानी कि जो छोटे तबके के लोग थे, जो छोटे स्तर के काम करने वाले थे, उनका ओहदा, उनका पोस्ट बढ़ाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। और इस समय में हम देखते हैं कि IAS IPS जैसे पद बड़े पद माने जाते हैं। उसी तरीके से उस समय में किसी भी शासक के अंडर में शासक के बाद सेनापति और सूबेदार का पद ही महत्वपूर्ण पद था। लेकिन इससे राजनीति में क्या हुई? अस्थिरता पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई? जाहिर सी बात है। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कोई अगर मान लो कि हाई पोस्ट पे है, ऊंची पोस्ट पे है, और उसको अचानक से निकाल दिया गया, और जो छोटे पोस्ट पे है उसको उसका पद आगे बढ़ा दिया गया, तो ये जो ऊंची पद वाले होते थे, इन्हें तो दिक्कत होती थी, तो इनके बीच में आपस में ही कई बार युद्ध हो जाया करता था। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, लेकिन अपने उत्तराधिकारी उन्हें कहते हैं जो बाद के, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई भी किसी विद्यालय में शिक्षक है, और उन शिक्षक के जगह पे अगर कोई दूसरे शिक्षक आए, जो दूसरे शिक्षक हैं वो पहले वाले शिक्षक के उत्तराधिकारी हो गए। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि एक पिता है, और पिता जो काम कर रहे हैं और पुत्र भी वही काम करने लगा, तो अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये उनके उत्तराधिकारी हैं। तो नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। इसका रिजल्ट क्या निकला? किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच आपस में टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। और फारसी तारीख का बहुवचन है, तो तवारीख के लेखकों ने, तवारीख को आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि इतिहास भी कह सकते हो, तो तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। अब उसी में से
एक आलोचना यहाँ पे दिया गया है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक एक कलाल मतलब ऐसे व्यक्ति जो शराब बनाने और बेचने का काम करता था, तो अजीज खुमार नामक कलाल, फिरोज हजाम नामक नाई, मन का तब्बाक नामक बावर्ची यानी कि रसोइये, और लड्ढा तथा पीरा नामक माली यानी कि जो फूल वगैरह का काम करता है, को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने 14वीं शताब्दी के मध्य 14वीं शताब्दी के मध्य का मतलब हुआ 1350 के आसपास। तो 1350 के आसपास का जो एक इतिहासकार है जिनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। अब आगे अगर हम बात करें, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी यानी कि खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, यानी कि वह इलाका जहाँ पे कोई सूबेदार होता था और उसकी देखरेख करता था और वहाँ से कर इत्यादि वसूल करता था, तो उन्हें कहा जाता था इक्ता। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्ता को संभालने वाले अधिकारी को ही इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। इक्तदार और मुक्ति एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड है। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। जैसे कि मान लो कि किसी भी जगह पे अगर कोई ऐसा इसलिए किया जाता होगा कि अगर कोई एक जगह पे टिका रहा तो वो वहाँ पे अपनी पेट बनानी शुरू कर देता था, अपनी जन वहाँ पे अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर देता होगा। इस वजह से इन्हें थोड़े थोड़े समय पर बदल दिया जाता था। जैसे आजकल मंत्री अपने फायदे के लिए बड़े बड़े अधिकारियों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करते रहते। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी यानी कि खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें, यानी कि जितने आपको बताया गया है कि इतनी सेना रखनी है तो उतनी ही सेना रखनी है, उससे ज़्यादा सेना आप नहीं रख सकते। अब यहाँ पे इसको अगर हम फिर से समराइज करें तो ये देखिए कि वह इलाका जहाँ से सुल्तानों की तरह सेना नायकों को अलग अलग आकार के इलाके देते थे, इन्हीं इलाकों को इक्ता कहा जाता था और इक्ता के जो अधिकारी होते थे उन्हें इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। और उनके कुछ ड्यूटीज थी, उनके कुछ फर्ज थे या कह सकते उनके कर्तव्य थे। क्या कर्तव्य थे कि पहला तो कर्तव्य था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना यानी कि लीडरशिप करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में उन्हें मुक्ति अपने इलाके से जो राजस्व की वसूली करते थे उन्हीं में से वो कुछ रकम तनख्वाह के रूप में देते थे। फिर उसके बाद अलग अलग मुक्ति लोगों पर काबू बनाए रखने के लिए क्या करते थे कि किसी को भी एक जगह पे ज़्यादा समय के लिए नहीं रखते थे और उनका पद मतलब स्थान बदलते रहता था, उनकी जगह बदलती रहती थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी ही सख्ती से पालन होता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया, यानी कि मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया, यानी कि डायरेक्ट अब राज्य का अधिकार होने लगा। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिए गए, यानी कि पहले जैसे ये लोकल जो सामंत होते थे वही कर लगाते थे, कितने कर लेने हैं, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य यानी कि मजबूर किया गया।
अब भाई एक तो अधिकार उनसे ले लिया गया कि आप टैक्स नहीं लगा सकते, और दूसरा यह था कि आपको भी टैक्स चुकाना है। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की, यानी कि उनका एक अंदाजा लगाया, उनके नाप इत्यादि करके पैमाइश किए, और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे, 3 तरह से कर देना पड़ता था। पहला था कृषि पर, जिसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था खराज, और ये जो खराज होता था वो होता था 50%, यानी कि जितनी भी उपज हुई उसका आधा 50%। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर 100 केजी की उपज हुई तो 100 केजी में से 50 केजी उन्हें राजस्व के रूप में, कर के रूप में देना पड़ता था। इसके बाद दूसरे प्रकार का कर था मवेशियों पर कर, और तीसरे प्रकार का था कर घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर यानी कि दूर के प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। अक्षम यानी कि अयोग्य थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अब देखिए, एक अफ्रीका का देश है, कौन सा? मोरक्को। यहाँ से 14वीं सदी में यानी कि 1350 के आसपास एक मोरक्को का यात्री था जिनका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने उस समय के यानी दिल्ली सल्तनत का वर्णन इस प्रकार से किया है कि चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, यानी कि बांस के पूरी तरीके से घिरी हुई जगह जहाँ पे होती थी वहां पे रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता, पोला का मतलब अलग अलग नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। पोला मतलब छोटा छोटा नहीं होता, बड़ा बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन इन जंगलों में रहते हैं, जो इनके लिए किले की प्राचीर यानी कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी दीवारें जो होती है उसे प्राचीर कहा जाता है, प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल, यानी कि अंदर ही जो वर्षा का जल कहीं पे इकट्ठा हो जाता था उसी से ही अपना काम चलाते थे। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता, यानी कि अगर आपकी सेना बहुत ही मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है, तभी आप उन्हें हरा सकते हो। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में, यानी कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि जो अब का उज्बेकिस्तान है उस पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही, इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा, यानी कि उनका अटैक झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों में के आरंभ में यानी कि शुरुआत में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए अब देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। पहला हमला हुआ 1299 से और 1300 में, और दूसरा हमला हुआ 1302-1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी कर ली। आक्रमण को झेलने के लिए विशाल सेना की जरूरत होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। गैरिसन शहर मैंने बताया था कि सेनाओं के लिए ही एक बस्ती होती थी जहाँ पे सेना रहते थे।
अब आइए हम इसमें देखते हैं कि आखिर सीरी है कहाँ। मानचित्र 1 में देखते हैं सीरी कौन सी जगह है। कौन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है सीरी। यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अपनी सेनाओं के लिए एक नया गैरिसन शहर बनाया था, यानी कि सेनाओं की बस्ती बसाई थी। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर कर दिया गया था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर दिया। तो अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देने का फैसला किया, तय किया? तो इसमें उत्तर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें इन्होंने जो की है। सबसे पहली बात क्या है कि इक्ता के स्थान पर इन्होंने नगद वेतन देना सुनिश्चित किया, विशाल सेना का गठन किया और तीसरी चीज़ था कि व्यापारी के कीमत बढ़ा देने की आशंका के कारण इन्होंने कीमतों का निर्धारण कर दिया, नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। तो ये तो था अलाउद्दीन खिलजी का। अब हम यहाँ पे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि मोहम्मद तुगलक के बारे में का प्रशासन किस प्रकार का चलता था। तो मोहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस आक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। ट्रांस आक्सियाना जो कि इस समय में उज्बेकिस्तान है, तो ट्रांस आक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कुन्हा को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान इस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। अब यहाँ पे हमने देखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अकाल भी इस पे पड़ा है। अब मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। तो यहाँ पे भी अलाउद्दीन ने भी नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था, ये भी नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर कोई सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, यानी कि विशाल सेना इन्होंने खत्म कर दी। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। अब दौलताबाद को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं मानचित्र में कि आखिर दौलताबाद था कहाँ पे, और दिल्ली से दौलताबाद जब स्थानांतरित किया गया तो उससे अब यहाँ देखिए ये है दिल्ली और यहाँ दौलताबाद है। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को यहाँ दौलताबाद स्थानांतरित किया, जिससे उनके वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच की जगह में
अकाल से विक्षुब्ध यानी कि परेशान जनता बगावत पर उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, यानी कि अपने खुद की सुरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अब अगला टॉपिक है हमारा 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो अब अगर हम पहले देखें तालिका एक को फिर से हम अभी देखेंगे, उसमें हम अगर देखेंगे तो तुगलक वंश से 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर, और उसके बाद सैयद और लोदी वंश का राज्य रहा। आइए देखते हैं किस तरीके से ये तालिका एक है। इसमें अगर हम देखें तो खलजी वंश से 1316 में समाप्त, 1316 1320 तक लगभग रहा। 1320 के बाद तुगलक वंश है जो कि लगभग 1414 तक रहा। फिर उसके बाद 1414 से 1451 सैयद वंश का शासनकाल रहा, और फिर उसके बाद लोदी वंश 1526 तक रहा, जिसके अब प्रमुख शासक था बहलोल लोदी। कि अभी हमने देखा तालिका एक में कि तुगलक वंश के बाद लोदी वंश और सैयद वंश 1526 तक, यानी कि अंतिम में लोदी वंश रहा था 1526 तक। दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, यानी स्वतंत्र शासक ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर आए थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से अच्छे व्यवस्था से चल रहा था। शेरशाह सुर, यानी कि शेरशाह सुर ने, यहाँ पे शेरशाह सूरी है, 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था, और आगे चलकर उन्होंने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो कि 2 चरणों में शासन काल अपना संभाला भारत में, एक था 1530 से 1540 और दूसरा था फिर यहाँ पे 40 से 45 के बीच में शेरशाह सूरी ने इन्हें क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था। और फिर उसके बाद में ये 1555 में आए थे, तो 1555 में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये मौत के घाट उतर जाते हैं। फिर उसके बाद अकबर 13 साल की अवस्था में, 13 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठते हैं। तो इस तरीके से ये मुगल के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, जिसको सूरी वंश के नाम से जाना जाता है। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक ही शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, यहाँ पे देखिए ये जैनक संकुचित मानसिकता है। महान सम्राट पता नहीं किस कारण से इनको इसमें दे दिया गया, जबकि अकबर शायद ऐसा कुछ नहीं थे। तो उनका शासनकाल 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित यानी कि एकजुट किया, मिलाकर एक साथ किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था, यानी कि उनके ही तौर तरीके को। ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, ये क्या था? तो 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी कि 1001 के आगे आरंभ में फ्रांस में इसका सूत्रबद्ध किया गया, यानी कि 3 श्रेणियाँ, यानी कि अलग अलग श्रेणियों में विभाजन। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया जाना था। पहला था प्रार्थना करने वाले वर्ग, दूसरा था युद्ध करने वाला वर्ग, और तीसरा था खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में
अपने प्रबल यानी कि मजबूत प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा और इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। फिर ये नाइट जो थे ईसाई धर्म के एक समूह को संरक्षण देता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा होती थी, यानी कि नाइटों से ये उम्मीद की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें, यानी कि धर्म की सुरक्षा करने के लिए युद्ध लड़े। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से अलग करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप उसके रिजल्ट में सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुल 9 में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को भुलाकर, यानी कि उनकी जो भी बुरी स्थिति थी उसको भूलकर उन्हें एक कुलीन लोग की दर्जा दी जाने लगी। और ऐसा हो गया कि 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे, यानी कि अपने आप को नाइट कहलाना पसंद करने लगे।